हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं जीव विज्ञान में 5th यूनिट में मैं आज आप लोगों से लास्ट लेसन डिस्कस करूंगी जो आपकी 14 अंक की यूनिट है, 5वीं यूनिट। इसके पहले कि मैं 2 लेसन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ 5वीं यूनिट के। ये लास्ट लेसन जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस पर मैं आज चर्चा करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके पहले मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया था। इकोसिस्टम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जो जैव विविधता है उसको किस तरीके से हमें संरक्षण देना है या उससे बचाना है, उस पर चर्चा करेंगे आज। जैव विविधता से तात्पर्य जीवित जीवों तथा उनमें पाई जाने वाली पारिस्थितिकी जटिलता के प्रकार एवं विभिन्नताओं से है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें जो जीवित जीव हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो उन वनस्पतियों का, जीवित जीवों का जो भिन्न भिन्न प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैसे यदि वन के एक भाग को देखा जाए तो पादप एवं जंतुओं के प्रकार में अत्यंत विभिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हमें देखने को मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमें पादप देखने को मिलते हैं। इसको हम जैव विविधता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन 1985 ने किया था। रोजन एक वैज्ञानिक। एडवर्ड ओ विल्सन 1985 को जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये 2 आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हुए, जिसमें जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रोजन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और जैव विविधता का जनक विल्सन को माना जाता है। तो ये 2 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों में आ सकता है। आगे हम डेफिनेशन देखने का प्रयास करेंगे। अगर 1 नंबर में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखने को आएगी तो किस तरीके से आप लोगों को नोट डाउन करनी है। किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी आवास में आपस में सहयोग करते हुए बहुत सारे पादप, बहुत सारे जंतु और सूक्ष्मजीवों की अनेक जातियां जो पाई जाती हैं, उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के स्तर या लेवल्स क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी के जो लेवल्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से, आनुवंशिक विविधता जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे, दूसरा जाति विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी, समुदाय या पारिस्थितिकी विविधता कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के स्तर 3 प्रकार के होंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला, आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवंशिक विविधता से तात्पर्य एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नता से है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे हम लोग। हिमालय पर पाए जाने वाले राउबोल्फिया नामक औषधीय पादप से रेशर्पी नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो हिमालय पे जो राउबोल्फिया नामक प्लांट पाया जाता है उससे औषधीय पादप है वो एक, और रेशर्पी नामक उससे एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में इस पादप की रेशर्पीन निर्माण की क्षमता, सांद्रता में विभिन्नता पाई जाती है, जिससे आनुवंशिक विविधता का प्रदर्शन होता है। कहने का मतलब हुआ, जो भिन्न भिन्न प्रकार के औषधि प्लांट होंगे उनमें अलग अलग प्रकार की जो सांद्रता होगी वो देखने को मिलेगी। आगे, इसी प्रकार भारत में आम की लगभग 1000 एवं धान की लगभग 50,000 जातियां पाई जाती हैं। ये भी आनुवंशिक विविधता को दर्शाती हैं। अगली सेकंड विविधता है जाति विविधता, जिसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न जातियों में विभिन्नताएं जाति विविधता कहलाती हैं। जैसे चीता, चीता का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होगा पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा डियो, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस समान वंश पैंथेरा से संबंधित है, लेकिन आप देखेंगे तो इनकी जाति परिवर्तित हुई है। जैसे टिग्रिस और पार्डस और लियो, ये जाति चेंज हुई लेकिन वंश इनका एक ही है, पैंथेरा, पैंथेरा और पैंथेरा। तो ये समान वंश पैंथेरा संपन्न है। इसका मतलब है कि एक ही वंश को ये जंतु बिलोंग करते हैं। अगली सामुदायिक विविधता तीसरी, जिसको कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहेंगे। पृथ्वी के विभिन्न जीवों के समुदायों में तथा उनके वासस्थलों की विभिन्नताओं को सामुदायिक विविधता कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न जीवों के, जहां वो रहते हैं जिस ग्रुप में, और वहां का जो हैबिटेट उनका है, जहां पे वो निवास करते हैं, उनमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों, वर्षावन, घास के मैदान में जैव विविधता स्पष्ट देखी जा सकती है। सामुदायिक स्तर पर विविधता निम्नलिखित प्रकार की होती। तो सामुदायिक कम्युनिटी आपकी डाइवर्सिटी है वो 3 प्रकार की होगी, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। आप पहले देखेंगे अल्फा विविधता, अल्फा डाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत किसी एक ही समुदाय आवास में रहने वाले विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को शामिल किया गया है। तो एक ग्रुप में जहां जंतु रहते हैं या आवास में रहते हैं तो उनमें जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे एक छोटे वन या उद्यान में विभिन्न प्रकार के पादप की जातियों के सदस्यों का पाया जाना।
दूसरा बीटा विविधता, बीटा डाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के आवासों में पाई जाने वाली विभिन्नता को दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, उदाहरण हिमालय पर अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति का पाया जाना, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा विविधता के नाम से इसको हम जानेंगे। अगला तीसरा है गामा विविधता, इसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं गामा विविधता को। इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता को शामिल किया जाता है। इस तरीके से हमने तीन जो सामुदायिक स्तर की विविधता होती है उसमें तीन प्रकारों को देखा, अल्फा, बीटा और गामा। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन से अभी तक विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, पहला, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? तो ब्राजील एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक जैव विविधता को दर्शाता है। दूसरा, एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होती है, तो इसमें धतूरा, राउवोल्फिया, एट्रोपा, पेपेबर, तो मैंने राउवोल्फिया के बारे में आपको बताया था, इससे औषधि प्राप्त होती है। अगला तीसरा, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया, रोजन थे। अगला, गामा जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानीय जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता, क्षेत्रीय जैव विविधता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गामा जैव विविधता को क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अगला, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती जाती है, इस प्रक्रिया को हम अक्षांशीय प्रवणता कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न अंक 2, जिसमें शब्द लिमिट आपको 25 शब्द से कम नहीं लिखना है। जैव विविधता क्या है? यूपी बोर्ड 16 में प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर में, तो जैव विविधता मैंने जस्ट आपको बताई है, अंडरलाइन करके बताया, तो 2 नंबर में आप लिख सकते हैं उसको। आनुवंशिक विविधता उदाहरण द्वारा समझाइए, तो मैंने जैव विविधता के आपको स्तर में आनुवंशिक विविधता को भी बताया उदाहरण से, तो आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं प्रश्न को। जाति विविधता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए, तो जाति विविधता जैव विविधता के अंतर्गत आपको बताइए, उदाहरण भी दिया हुआ है, आप उससे इसको लिख सकते हैं। विश्व की जैव विविधता में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? आगे देखेंगे। विश्व की जैव विविधता में भारत का योगदान लगभग 81% है। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है। आगे, विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन बेसिन में विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5वीं यूनिट चल रही थी उसमें मैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं 24 और 25 के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट ये आपके नोट्स है, जिसमें जैव विविधता का आज हम महत्व देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी के कितने लेवल्स होते हैं इसके बारे में देखा था। आज हम जो जैव विविधता है उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। पहला, जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। फिर इसमें पहला, कृषि में महत्व, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। अब जो जैव विविधता है उसमें कृषि में जो महत्व है उसमें अनेक उपयोगी कृषि फसलों की जंगली संबंधी कई रोगों, नाशकों आदि के प्रति प्रतिरोधकता ये दर्शाते हैं। धान और गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्में। तो जैव विविधता हमें कई तरीके से देखने की मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांटों में, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं आदि में हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। तो कृषि में इसके महत्व में बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनके जो नाशक होते हैं या उन्हें जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनसे कई प्रकार की फसलें विकसित की गई हैं। ये आप इसका जो 10 नंबर की यूनिट आपकी लगी हुई है उसमें ये आपकी रोग प्रतिरोधक किस्में आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप बीटी पादप के बारे में जानेंगे। तो वही बीटी पादप आपका धान और गेहूं की ऐसी किस्में बनाई गई हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की गई है। इसमें कीड़े की जो दवा होती है उसका छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी हेडिंग, औषधि में महत्व। अब कई सारी दवाइयां हैं जो जैव विविधता में सहायता करती हैं और इसके महत्व में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। औषधि में महत्व, वर्तमान में लगभग 70% औषधियां प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती हैं, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा आदि। तो अगर हम जैव विविधता को नष्ट करेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांटों से हमें दवाइयां भी मिलती हैं। अगला तीसरा, पारिस्थितिक में महत्व, इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजी। तो जैव विविधता इकोलॉजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का विशेष महत्व है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की भरण पोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जो इकोसिस्टम आपका है या इकोलॉजी में ये जो जैव विविधता है ये भरण पोषण की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला, उद्योगों में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री।
पादप और जंतु अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान भी करते हैं हमें, जैसे गोंद, रबड़, ऊन, चमड़ा आदि हमें जैव विविधता से ही प्राप्त होता है। अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें प्रकृति में संतुलन जो बना रहता है उसमें हमें परेशानी होगी और हमें भी स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और बहुत सारी जो प्लांट्स बेस्ड चीजें होती हैं वो भी हमें प्राप्त नहीं होंगी। अगला, खाद्य में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। पादपों की अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए पादप जातियों में से नए खास स्रोतों की तलाश आवश्यक है। ग्रामीण समुदाय प्रायः पादपों की जंगली जातियों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो जंगली जाति है उसका मैंने नाम लिखा हुआ है सेरोपेजिया बल्बोसा। ये मध्य भारत में इस प्लांट को भोजन के रूप में शामिल किया जाता है। तो कई लोग जैव विविधता से भोजन की तलाश भी कंप्लीट करते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, जैव विविधता क्षति के कारण। जैव विविधता किन कारणों की वजह से नष्ट हो रही है? तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता क्षति के निम्नलिखित कारण है। पहला है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम आवश्यकता से अधिक अगर दुरुपयोग करेंगे जैव विविधता का तो वो हमारे लिए ही घातक रहेगी। मानव हमेशा भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन अधिक की इच्छा रखने के कारण उसने प्राकृतिक संपदाओं का दोहन प्रारंभ कर दिया है। दोहन मतलब नुकसान पहुंचाना उनको। मानव के अति दोहन से समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर आदि विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता को क्षति किसने पहुंचाई? मनुष्य ने। अब इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, सह विलुप्तता क्या है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में बोर्ड में। सह विलुप्तता को एक्सटिंक्शन। प्रकृति में कुछ अविकल्पी सहोपकारी संबंध पाए जाते हैं। जब उनमें से एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जाति भी विलुप्त होने लगती है। तो जो पादप जातियां होती हैं एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। अगर उनमें से एक कोई जाति विलुप्त होती है तो निश्चित बात है उस पर निर्भर दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाएगी? सह विलुप्तता, साथ में गायब होना। अगली तीसरी है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि हेतु अनेक वनों, घास के मैदानों को नष्ट कर दिया जाता है। इससे जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक कृषि करने के लिए मैदानों को नष्ट करेंगे तो निश्चित बात है इससे जो प्राकृतिक आवास जंतु के होंगे वो नष्ट होते जाएंगे। इससे आनुवंशिक विविधता का ह्रास होता है या इसका नाश हो जाता है। अगला है वानिकी, जिसको कहेंगे फॉरेस्ट्री। व्यावसायिक महत्व के पादपों को अलग से बड़ी संख्या में उगाया जाता है, जैसे साल, टीक आदि। ये टिम्बर, ठीक है, टिम्बर प्लांट है, इनसे लकड़ी हमें प्राप्त होती है फर्नीचर के लिए। इसके परिणाम स्वरूप वन में उपस्थित अन्य जातियों की संख्या पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है विक्षुब्धन या जिसको कहेंगे डिस्टरबेंस। जीवों के प्राकृतिक आवासों में होने वाले परिवर्तन को विक्षुब्धन कहते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अगर जो प्राकृतिक आवास है अगर उनमें डिस्टरबेंस मानव जाति उत्पन्न करेगी तो निश्चित बात है वो जातियां वहां से भाग जाएंगी और नष्ट होने का कारण बनेंगी। जैसे राजमार्ग का निर्माण, कई बार क्या करते हैं जंगलों से रास्ते बनाए जाते हैं। सूखा पड़ना, आग लगना, बाढ़, खनन, पेड़ों की कटाई आदि, इन सारी क्रियाओं के द्वारा भी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है और जो जीव जातियां होती हैं वो विलुप्त होने लगती हैं। अगर इसी तरीके से मानव जाति जैव विविधता को क्षति पहुंचाएगी तो आने वाले समय में जो आपका इकोसिस्टम है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हमें जैव विविधता को कारण खोजने हैं, क्या कारण है, और इन कारणों पर कार्य करते हुए हमें जैव विविधता को नुकसान न पहुंचाते हुए उन्हें बचाने का कार्य करना है। इसलिए आप लोग सिलेबस में इस लेसन को पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट में। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th आप लोगों का जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5वीं यूनिट में पढ़ा रही थी उसमें मैं आपको 2 या 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगी, जैव विविधता एवं संरक्षण, जो आपकी 5वीं यूनिट का लेसन लगा हुआ है। जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम सभी को जैव विविधता को बचाना चाहिए या उसको कंजर्वेशन करना चाहिए उसका, आइए देखते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता, तो प्रश्न आपका बोर्ड में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों है और जैव विविधता को हमें संरक्षित क्यों रखना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला है नैतिक मूल। नैतिक मूल वर्तमान समय में पृथ्वी की वन्य जीवन संपदा लगभग 3.7 अरब वर्ष के जैव उद्विकास का परिणाम है। तो 3.7 अरब वर्ष के से जो जीवन की शुरुआत हुई थी या जैविक संपदाओं की शुरुआत हुई थी वो टाइम पीरियड लिखा हुआ है। इसमें एक बार नष्ट हो जाने वाली जीव जाति हमेशा के लिए विलुप्त या समाप्त हो जाती है। समस्त जीव जातियों का संरक्षण करना मनुष्य का, तो जैव विविधता को संरक्षित करना मनुष्यों का भी परम कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। दूसरे हेडिंग हम देखेंगे ऐतिहासिक महत्व में किस तरीके से महत्व है। देश विदेश में मम्मियों, जीवाश्मों आदि को अत्यंत कठिन परिश्रम से एकत्रित करके संग्रहालयों में संरक्षित रखा जाता है। ये संग्रहालय ज्ञानवर्धक होते हैं। अब
जो इसका हिस्टोरिकल महत्व है, इसमें देश विदेश में जो म्यूजियम है उनमें मम्मियों को और जो जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स उनको अत्यंत कठिन परिश्रम से उनको एकत्रित कर लिया जाता है और जो म्यूजियम होते हैं जहाँ पे जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। ये संग्रहालय ज्ञानवर्धक होते हैं। अब किसी को संग्रहालय में उस जंतु के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है या उसको देखना है तो वो म्यूजियम में जा सकता है और ये जो बच्चे आगे शोध कार्य करते हैं उनको इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। अगला शैक्षिक महत्व, शिक्षा में क्या महत्व है? प्रकृति भी जीव जातियों का एक संग्रहालय ही है, अतः प्रकृति का संरक्षण शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अतः जीव जंतु प्रकृति में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें उन्हें शैक्षिक दृष्टि से भी उन्हें बचाना चाहिए। अगली हेडिंग है वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व में क्या है? चिकित्सा विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रगति के लिए सफेद चूहों, बंदरों, सर्पों, कुत्तों, मेढकों, शस्कों, शशक कहते खरगोश को आदि अनेक वन्य प्राणियों पर प्रायोगिक परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है। जब कभी भी कोई वैक्सीन बनती है या कोई भी जो दवा होती है ट्रायल की जाती है तो उसमें जीव जंतु पर ही जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये जंतु हमारे वैज्ञानिक महत्व से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी जीव जंतु को बचाना चाहिए। अगला देखते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हमें अनेक लाभदायक वस्तुओं जैसे ऊन, चमड़ा, फर, फीदर्स कहते हैं जो पंखे होते हैं पक्षियों के, वो हाथी दांत, मांस, चर्बी, आगे अंडे, तेल, हड्डियां, सुगंधित द्रव्य, अन्य औषधियां, जंगली फूल एवं फल और इमारती लकड़ियां, जड़ी बूटियां, शहद, मोम आदि वन्य जीवों से प्राप्त होती है। तो देखो वन्य जीवों से हमें कितनी चीजें प्राप्त होती हैं, तो इस कारण भी हमें जीव जंतुओं को संरक्षित करना चाहिए और प्लांटों को भी संरक्षित करना चाहिए। अप्रत्यक्ष लाभ में हम देखते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है। सभी हरे पेड़ पौधे वायु से CO2 ग्रहण करके इसके बदले में O2 मुक्त करते हैं। तो आप और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन में एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज कर लेते हैं और बदले में क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, वो आप और हम यूज कर लेते हैं। अतः ग्रीन प्लांट्स वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनवायरमेंट शुद्ध नहीं होगा और आप और हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अज्ञात लाभ में देखिए क्या अननोन बेनिफिट्स, हम कभी भी पूर्णतः नहीं जान सकते कि अरण्य मनुष्य के लिए कितना लाभदायक। अरण्य का मतलब है जंगल। उदाहरण, यदि सिनकोना वृक्ष की छाल में कुनैन की उपस्थिति का पता तथा पेनिसिलियम के प्रतिजैविक गुणों का पता नहीं चलता तो गंभीर संक्रामक रोगों के कारण मनुष्यों का व्यापक विनाश हो जाता। यदि हमें जंगलों में जो सिनकोना वृक्ष होता है उसके बारे में पता नहीं चलता तो उसकी जो छाल होती है, ठीक है, तो उससे कुनैन की दवा बनाई जाती है जो कई सारी जो बुखार वगैरह होता है उनमें यूज की जाती है। और पेनिसिलियम एक कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेना, और ये कवक से पेनिसिलिन बनाई जाती है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पेनिसिलियम को खोजा था। एंटीबायोटिक गुण इसमें होते हैं पेनिसिलियम में, तो अगर पेनिसिलियम का हमें पता नहीं चलता तो भी हम बहुत सारी जो संक्रामक रोग में फैलने वाले खाज खुजली ये सब, तो उससे हम दवा नहीं बना पाते। तो कई प्रकार से अज्ञात चीज़ों में भी हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि इनका लाभ हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जीव जातियों को मिलता है। और ये जो संरक्षण है इससे हमारा एनवायरनमेंट भी शुद्ध रहता है और जीव जातियों से हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। इसलिए जैव विविधता को हमें हमेशा संरक्षित करना चाहिए। अब इसका अगला जो आप लोगों का पार्ट रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा इस पार्ट में, चौथा क्वेश्चन कि जैव विविधता को संरक्षित करने की विधियां कौन कौन सी हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस लेसन का। उसका वीडियो में अगला लेके आऊंगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सबसे लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो आप लोगों की यूनिट चल रही थी उसमें मैं अगला तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो 5वीं यूनिट है इसका ये जो लेसन है इससे आपको इस साल 2025 में बहुत सारे प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यार, और इनसे कितने सारे प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे आप लोगों से पूछे जाएंगे, उन पर मैं विस्तार से आज चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं संरक्षण क्या है। संरक्षण, कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधनों का चरणबद्ध प्रबंधन जिससे प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी तथा अन्य जीवधारियों के लिए लाभप्रद उपयोग तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके, संरक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं अगर उनको हम क्रम बाय क्रम उनका जो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अगर हम बचा के रखें, उनको नष्ट ना करें और उनका हम दुरुपयोग ना करें तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग या लाभ उठा सकती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, संरक्षण या कंजर्वेशन। संरक्षण में पेड़ पौधों को बचाना, जंतुओं को बचाना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं उनको भी बचाना, क्योंकि प्राकृतिक रिसोर्सेज अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में वो समाप्त हो जाएंगे और जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो इन चीजों के लिए परेशान होंगी।
अब संरक्षण दो प्रकार का होता है। संरक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, हम जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों का जो कंजर्वेशन है दो तरीके से कर सकते हैं। पहला स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य है कि वहीं पे जहाँ जंतु का हैबिटेट है, जैसे कि शेर का हैबिटेट कहाँ पे है, जंगल में है, वहीं उसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाए। और वहाँ जो संरक्षण सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है या स्थानीय जो जीव जंतु रह रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं अगर उनको नुकसान ना पहुंचाएं और वहीं पे उनको सुरक्षा प्रदान कर दिया, तो ऐसा संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन, इस कंजर्वेशन में नेचुरल जो हैबिटेट है वहां से जंतु को निकालकर मैन मेड परिस्थितियों में संरक्षण दिया जाए, जैसे कि जू, चिड़ियाघर में उन जीव जंतुओं को संरक्षण देना मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, और नेचुरल हैबिटेट से उनको हटा के मानव निर्मित जगह में उनको रखना, जैसे कि चिड़ियाघर, तो वो संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ इन सिटू कंजर्वेशन में हम जो प्राकृतिक उनका वासस्थान है जंतु का, वहाँ से वहीं सीमित परिस्थितियां पैदा कर दी जाए और वहीं पर उनको सुरक्षा दे दी जाए और उनको वहाँ से निकाल के मैनमेड परिस्थितियों में न लाया जाए और प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। और प्राकृतिक परिस्थितियों से निकालकर मानव निर्मित परिस्थितियों में रखा जाए, जैसे कि चिड़ियाघर, तो उसको हम कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये तो मैंने अपनी भाषा में बताया, अब लिखना कैसे इसको आइए देखते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवास हो, जैसे वनों, चरागाहों तथा मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जहाँ पे प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वहीं पे उस जंतु को या पेड़ पौधे को संरक्षित या सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। अब इन सिटू कंजर्वेशन में कई सारे प्रकार के द्वारा हम संरक्षण देते हैं, आइए देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जैव संवेदी क्षेत्र, तप्त स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे लिख लेंगे आप लोग और ऐसे डाल लेंगे, शॉर्ट नोट पूछा जाता है यहाँ से। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर हम संरक्षण दे सकते हैं। तीसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य बना के हम संरक्षण दे सकते हैं। चौथा, बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघों को वहीं पर सुरक्षा दे दी जाए, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी वहीं पर जीव जंतु को सुरक्षा दिया थी जहाँ उसका हैबिटेट होता है। पवित्र वन और हाथी आरक्षित क्षेत्र, इन माध्यमों से हम इन सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से इनको माध्यम बना के जीव जंतुओं को हम वहीं सुरक्षा दे देते हैं जहाँ पे उनका घर होता है। अब इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे इनके। पहला, जैव संवेदी क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं हॉट स्पॉट, और अभी तक प्रश्न ऐसे पूछा गया है, हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट की खोज किसने की और हॉट स्पॉट कितने प्रकार के होते हैं, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है और पूरे संसार में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, ये हमें देखना होता है। तो आइए ये 3 नंबर में इस क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे और इसमें हमें कम से कम 35 वर्ड्स जो होते हैं वो लिखने होते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता को विमुक्त करने के लिए नॉर्मन मायर ने तप्त स्थल प्रणाली को सन 1988 में विकसित किया। तो नॉर्मन मायर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हॉटस्पॉट जो प्रणाली है उसको शुरू किया था। तो आपको जो जनक है उनका नाम लिखना होगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता तप्त स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो सबसे पहले जो जैव विविधता स्थलीय हॉटस्पॉट देखे गए थे वो 25 हॉटस्पॉट है। तत्पश्चात इस सूची में 9 तप्त स्थल और शामिल किए गए हैं। अब संसार में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। तो हमें जो 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं उनको याद रखना है। ये टोटल संख्या कितनी है, 34 है। वो सबसे पहले जो खोजे गए थे वो हॉटस्पॉट की संख्या 25 थी। अब मेरे हिसाब से अपडेटेड डाटा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इन हॉटस्पॉट की संख्या 35 हो गई होगी, क्योंकि कम तो होते नहीं हैं, बढ़ ही जाते हैं। तो हमें इतने 35 शब्द तैयार करने होते हैं हॉटस्पॉट पे। अब हॉटस्पॉट कितने होते हैं या कितने हैं हॉटस्पॉट हैं, भारतीय तप्त स्थल और पश्चिमी घाट। भारतीय तप्त स्थल जो भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं वो 2 प्रकार के हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 2 भारतीय तप्त स्थल हैं, इन्हें हमें याद रखना है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। भारत के 3 जैव विविधता तप्त स्थल पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पूर्वी हिमालय एवं इंडो बर्मा क्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को माना जाता है, श्रीलंका को, पूर्वी हिमालय को, इंडो बर्मा क्षेत्र ये माने जाते हैं। अब पश्चिमी घाट क्यों हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है? इसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों का क्षेत्रफल आता है। यहाँ अधिकांश सदाबहार वन मिलते हैं, इसलिए इसको हॉटस्पॉट इसको चिन्हित किया गया है।
अब दूसरा है भारत का पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। इस क्षेत्र के अंतर्गत सिक्किम का अधिकांश भाग आता है। बांस एवं शीशम के वृक्ष भी काफी संख्या में मिलते हैं। इस क्षेत्र में स्तनधारी भी काफी संख्या में मिलते हैं, इसलिए इसको चिन्हित किया गया है इंडियन हॉटस्पॉट में। अब अगला शब्द, जब आप हॉटस्पॉट की परिभाषा लिखेंगे तो आगे मैंने आपको बताया वो शब्द आप वहां से ले लेंगे। और भारतीय तप्तस्थल 2 हैं, अगर आपको इनको डिफाइन नहीं करना है तो आप ओनली 2 नाम डाल सकते हैं कि भारतीय तप्तस्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। अगला, हम संरक्षण किस विधि के द्वारा देंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान बना के भी सरकार जीवों को संरक्षण दे सकती है। तो राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड डाटा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में पता होनी चाहिए। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कहाँ था, ये भी हमें पता होना चाहिए और कितने सन में उसको बनाया गया था। आगे देखिए, वह क्षेत्र जो वन्यजीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा यहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो जितनी सारी मैंने अंडरलाइन दी हैं वो आपको तैयार करनी है। आप आगे देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बना के भी हम संरक्षण कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के माध्यम से हम संरक्षण करते हैं। तो हमने 2 विधियां देखी। अब अगला तीसरा देखेंगे, वन्य जीव अभयारण्य या शरण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, तो आपको हिंदी भी इसकी याद रखनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वन्यजीव अभयारण्य बेसामूहिक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पादप एवं जंतु की स्थानीय जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। स्थानीय जातियों को इन क्षेत्रों में शिकार पर पाबंदी होती है। ये राज्य सरकारों द्वारा घोषित और व्यवस्थित किए जाते हैं। पादपों के संरक्षण के लिए वर्तमान में 520 वन्य जीव अभयारण्य। तो आपको ये डाटा याद रखना है, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 520। ठीक है, और पादपों को संरक्षित करने के लिए ये वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट पे इसका संरक्षण रहता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट ही सारी रूल रेगुलेशन जनता के लिए निकालती है, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीजें वर्जित है। अगला देखेंगे, चौथा इंपॉर्टेंट, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, आप लोग यहाँ SN लिख लेंगे, क्योंकि जब मैं होमवर्क कराऊंगी इसका या जो बोर्ड में अभी तक प्रश्न पूछेंगे उन पर चर्चा करूंगी, तब यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। अगली जो विधि है, बाघ आरक्षित क्षेत्र, इसको आपको वैसे ही याद करना है, ये भी शॉर्ट नोट है। इसको हम टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अभी तक पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इस पे भी प्रश्न आया हुआ है। तो हम कहीं से कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जाए, हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं बाघ आरक्षित। बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु है। एक प्रश्न ये तैयार करेंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय जंतु कौन सा है, तो बाघ है। इसकी सुरक्षा एवं घटती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर भारत में 1 अप्रैल 1973 को विश्व वन्यजीव कोष WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो विश्व वन्यजीव कोष इसको कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंग्लिश में ये हुआ इसका। तथा IUCN की सहायता से, IUCN एक लाल आंकड़ों की किताब है जिसको रेड डाटा बुक भी कहते हैं। ये बुक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रहती है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये बुक सारे जीव जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं, जिन पे खतरा मंडरा है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। की सहायता से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। तो हमें जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमें 1973 ये सन याद रखना है। और बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु हमें ये याद रखना है। और इसको सुरक्षा विश्व वन्यजीव कोष द्वारा तथा IUCN की सहायता से ये परियोजना प्रारंभ की गई, ये हमें याद रखना है। आगे, भारत में वर्तमान में 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये डाटा हो गया अपडेटेड। अब हाथी आरक्षित क्षेत्र, इस पर कोई शॉर्ट नहीं आता है, बस आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। भारत में जंगली हाथियों की रक्षा के लिए सन 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। तो आपको सन याद रखना है, तो आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न पूछा जा सकता है, शॉर्ट में अभी तक नहीं पूछा गया। आइए आगे देखते हैं उन कौन विधियों से हम संरक्षण दे सकते हैं। आगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट है, देखो मैंने डाला हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी इस पे लिखा है मैंने। तो आप लोग 5वीं जो हेडिंग है संरक्षण की वो देखेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसी को इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, मैंने एक चित्र भी डाला है, आप लोग भी अच्छे स्कोरिंग करने के लिए एक छोटे से चित्र को डालेंगे। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना, पहले हम थ्योरी देखेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानवीय गतिविधियां जारी रहती हैं, लेकिन इन गतिविधियों से जैव संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार यूनेस्को 1975 द्वारा दिया गया। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, इसमें 3 जोन होते हैं। 3 जोन में ये किस तरीके से कौन सी गतिविधियां मना होती हैं, आइए वो देखते हैं थ्योरी के माध्यम से। सबसे पहला जो क्षेत्र होगा, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो क्षेत्र होगा वो परिचालन क्षेत्र होगा। अब इस चित्र में हम देखेंगे, ये क्षेत्र आपको सबसे बाहर का सर्कल जो दिख रहा है, ये परिचालन क्षेत्र है। इसमें यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र है। अब आप फिगर में देखिए, सबसे बाहर का गोला है, ठीक है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है, तो इस वाले क्षेत्र में मानव रह सकते हैं। अब दूसरा जो क्षेत्र है प्रतिरोधक क्षेत्र, तो थ्योरी में हम देखेंगे प्रतिरोधक क्षेत्र, बफर जोन।
परिचालन के अंदर का क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है। इसमें सीमित मानवीय क्रियाएं होती हैं। तो सेकंड ये प्रतिरोधक क्षेत्र हम डिनोट करेंगे। सेकंड जो सर्किल है प्रतिरोधक क्षेत्र का है, यहाँ पे जो गतिविधियां होंगी मानवीय वो मना होंगी और पहले वाले परिचालन क्षेत्र में मानव रहते हैं। अब तीसरा देखेंगे हम, तीसरा केंद्रीय क्षेत्र होगा जिसको हम कोर जोन कहेंगे। यह है जैव मंडल का केंद्रीय भाग है। इस भाग में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। यह भाग पूरी तरह जीवों के लिए संरक्षित होता है। 2011 तक भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 3 जोन हमने देखे कौन कौन से चित्र के माध्यम से। पहला परिचालन क्षेत्र, दूसरा प्रतिरोधक क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय क्षेत्र। परिचालन क्षेत्र में मानवीय बस्तियां रहती हैं। प्रतिरोधक क्षेत्र में जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो उन गतिविधियों पे नियंत्रण रहता है और ये परिचालन क्षेत्र के अंदर आता है। सबसे बीच में जो क्षेत्र होता है उसको केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र केवल जंतुओं के लिए संरक्षित रखा जाता है और कोई भी मानवीय क्रियाकलाप इसमें नहीं होता है, जैसे कि शिकार करना, जंतु को हानि पहुंचाना, कुछ भी नहीं होगा। आइए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व। अब जैव मंडल आरक्षित का महत्व अलग से भी कई प्रश्नों में पूछा गया है। आइए देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित के महत्व निम्नलिखित है। पहला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। सबसे पहले तो जैव मंडल आरक्षित बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि जो बायोडायवर्सिटी है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, आरक्षित क्षेत्र शिक्षा एवं प्रशिक्षण का साधन है। आरक्षित क्षेत्र अगर बना हुआ होगा तो वो एजुकेशन में हेल्प करेगा और जो लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं किसी चीज़ की उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। आरक्षित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आरक्षित क्षेत्र अगर बने हुए होते हैं तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत और विदेशों के बीच बना रहता है। अब दूसरी विधि, अभी हमने इतनी सारी विधियां पढ़ी वो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ी। अब हम दूसरी विधि वहाँ स्थानीय संरक्षण पढ़ेंगे, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। इसके माध्यम से हम जीव जंतु को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर मैनमेड जो परिस्थितियां होती हैं उनमें सुरक्षा देते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर। आइए देखते हैं। इस संरक्षण में संकटापन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे कौन कौन से वो हैं साधन। जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान और जंतु घर, इसको हम जू कह सकते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है। भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान एवं जंतु घर बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य बाह्य स्थानीय संरक्षण है। ऐसी बहुत से जंतु हैं जो वनों में विलुप्त हो गए हैं लेकिन जंतु उद्यानों में वो सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। दूसरा, निम्न ताप परिरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग शॉर्ट नोट डालेंगे और IMP लिख लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। निम्न ताप परिरक्षण, इसी को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हिंदी वाले बच्चों को इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ऐसे भी टिप्पणी पूछी गई है एक बार लिखी हुई, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होनी चाहिए। इस विधि में जीवों के युग्म को, बीजों एवं बीजाणुओं को बहुत कम ताप पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में जब हम युग्मकों को, बीजों को, स्पोर्स को रखते हैं तो इतने टेम्परेचर पे हम उनको नियत कर देते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। दूसरा है जीन बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी शॉर्ट नोट आ चुका है। जीन बैंक कहते हैं इसको। जीन बैंक या जर्मप्लाज्म बैंक वे स्थान है जहाँ उपयोगी पदार्थों जैसे बीज, अंडे, तो हम लगाएंगे, परागकण तथा कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इन जैविक पदार्थों का भविष्य में अनुसंधान कार्यों में उपयोग किया जाता है। अनुसंधानकार जिनसे खोजें होती हैं, रिसर्च वगैरह। अगला देखेंगे बीज बैंक, सीड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है। जीवित अवस्था में पादप जर्मप्लाज्म जीवित बीज होते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ निम्न ताप -10 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आप याद रखेंगे, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करते हैं या स्टोर करते हैं, जिसे बीज बैंक कहते हैं। आगे आवश्यकता पड़ने पर इनसे नए बीज, नए पादप भी उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इन बीजों को भी इस विधि से सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता अगर पड़ती है तो इन बीजों से हम नए पौधे भी ग्रो कर सकते हैं और इन्हें सुरक्षित भी रखा जाता है। आगे देखेंगे। इस प्रकार के बीज ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। अब एक शॉर्ट नोट आया था, ऑर्थोडॉक्स बीज क्या है, तो यही आपको जो बीज बैंक मैंने बताया इसी को आपको लिखना है और हेडिंग डालोगे ऑर्थोडॉक्स बीज, ठीक है। आगे देखेंगे पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या। सबसे लास्ट में जब हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे शॉर्ट इस वाले आपके लॉन्ग क्वेश्चन से बनेंगे और फिर इसके बाद हम पादप संरक्षण के उद्देश्य भी शॉर्ट में पूछा जाता है। पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या है, हमें क्यों इनको संरक्षित करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संतुलन को ये बनाए रखते हैं, इसलिए हमें बचाना चाहिए इन्हें। पादपों के जीन पूल को सुरक्षित रखा जाता है इसके द्वारा। समस्त पादप जातियों का सदुपयोग मानव हित में करना और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना। तो पादप संरक्षण का उद्देश्य बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इससे मनुष्यों को, तो हमें जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए।
आई होप आप लोगों को मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन पे आज डिस्कशन किया, आप लोगों को ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर से कितने सारे प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका जो अगला वीडियो होगा वो इसी पे क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं उन पर लेकर आऊँगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 12th के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सबसे लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो आप लोगों की यूनिट चल रही थी, उसमें मैं अगला तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो 5वीं यूनिट है, इसका ये जो लेसन है, इससे आपको इस साल 2025 में बहुत सारे प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यार, और इनसे कितने सारे प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे आप लोगों से पूछे जाएंगे, उन पर मैं विस्तार से आज चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं संरक्षण क्या है। संरक्षण कंजर्वेशन प्राकृतिक संसाधनों का चरणबद्ध प्रबंधन, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी तथा अन्य जीवधारियों के लिए लाभप्रद उपयोग तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके, संरक्षण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, अगर उनको हम क्रम बाई क्रम उनका जो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अगर हम बचा के रखें, उनको नष्ट ना करें और उनका हम दुरुपयोग ना करें, तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग या लाभ उठा सकती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, संरक्षण या कंजर्वेशन। संरक्षण में पेड़ पौधों को बचाना, जंतुओं को बचाना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, और जो प्राकृतिक रिसोर्सेस होते हैं उनको भी बचाना, क्योंकि प्राकृतिक रिसोर्सेस अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में वो समाप्त हो जाएंगे और जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो इन चीजों के लिए परेशान होंगी। अब संरक्षण 2 प्रकार का होता है। संरक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, हम जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का जो कंजर्वेशन है 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य है कि वहीं पे जहाँ जंतु का हैबिटेट है, जैसे कि शेर का हैबिटेट कहाँ पे है, जंगल में है, वहीं उसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाए, और वहाँ जो संरक्षण सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है या स्थानीय जो जीव जंतु रह रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं अगर उनको नुकसान न पहुंचाएं और वहीं पे उनको सुरक्षा प्रदान कर दिया, तो ऐसा संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन, इस कंजर्वेशन में नेचुरल जो हैबिटेट है वहां से जंतु को निकालकर मैनमेड परिस्थितियों में संरक्षण दिया जाए, जैसे कि जू, चिड़ियाघर में उन जीव जंतुओं को संरक्षण देना मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, और नेचुरल हैबिटेट से उनको हटा के मानव निर्मित जगह में उनको रखना, जैसे कि चिड़ियाघर, तो वो संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता। कहने का तात्पर्य हुआ इन सिटू कंजर्वेशन में हम जो प्राकृतिक उनका वास स्थान है जंतु का, वहीं सीमित परिस्थितियां पैदा कर दी जाए और वहीं पर उनको सुरक्षा दे दी जाए और उनको वहां से निकाल के मैनमेड परिस्थितियों में न लाया जाए और प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। और प्राकृतिक परिस्थितियों से निकालकर मानव निर्मित परिस्थितियों में रखा जाए, जैसे कि चिड़ियाघर, तो उसको हम कहेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये तो मैंने अपनी भाषा में बताया, अब लिखना कैसे इसको आइए देखते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवास हो, जैसे वनों, चरागाहों तथा मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जहाँ पे प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वहीं पे उस जंतु को या पेड़ पौधे को संरक्षित या सुरक्षा प्रदान करती जाए, उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। अब इन सिटू कंजर्वेशन में कई सारे प्रकार के द्वारा हम संरक्षण देते हैं, आइए देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जैव संवेदी क्षेत्र तप्त स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, इस लिख लेंगे आप लोग और ऐसे डाल लेंगे, शॉर्ट नोट पूछा जाता है यहाँ से। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान बनाकर हम संरक्षण दे सकते हैं। तीसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य बना के हम संरक्षण दे सकते हैं। चौथा, बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघों को वहीं पर सुरक्षा दे दी जाए, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी वहीं पर जीव जंतु को सुरक्षा दिया जाती, जहाँ उसका हैबिटेट होता है। पवित्र वन और हाथी आरक्षित क्षेत्र, इन माध्यमों से हम इन सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से इनको माध्यम बना के जीव जंतुओं को हम वहीं सुरक्षा दे देते हैं जहाँ पे उनका घर होता है। अब इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे इनके। पहला, जैव संवेदी क्षेत्र, इसी को हम कहते हैं हॉट स्पॉट, और अभी तक प्रश्न ऐसे पूछा गया है, हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट की खोज किसने की, और हॉट स्पॉट कितने प्रकार के होते हैं, भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, और पूरे संसार में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, ये हमें देखना होता है। तो आइए ये 3 नंबर में इस क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे और इसमें हमें कम से कम 35 वर्ड जो होते हैं वो लिखने होते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता को
करने के लिए नॉर्मन मायर ने तप्त स्थल प्रणाली को सन 1988 में विकसित किया। तो नॉर्मन मायर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हॉटस्पॉट जो प्रणाली है उसको शुरू किया था। तो आपको जो जनक है उनका नाम लिखना होगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र हैं। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता तप्त स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो सबसे पहले जो जैव विविधता स्थलीय हॉटस्पॉट देखे गए थे वो 25 हॉटस्पॉट है। तत्पश्चात इस सूची में 9 तप्त स्थल और शामिल किए गए हैं। अब संसार में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। तो हमें जो 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं उनको याद रखना है। ये टोटल संख्या कितनी है? 34 है। और सबसे पहले जो खोजे गए थे वो हॉटस्पॉट की संख्या 25 थी। अब मेरे हिसाब से अपडेटेड डाटा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इन हॉटस्पॉट की संख्या 35 हो गई होगी, क्योंकि कम तो होते नहीं हैं, बढ़ ही जाते हैं। तो हमें इतने 35 शब्द तैयार करने होते हैं हॉटस्पॉट पे। अब हॉटस्पॉट कितने होते हैं या कितने हैं? आप प्रकार देखेंगे, प्रकार में जो हॉटस्पॉट है भारतीय तप्त स्थल और पश्चिमी घाट। भारतीय तप्त स्थल जो भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं वो 2 प्रकार के हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 2 भारतीय तप्त स्थल हैं, इन्हें हमें याद रखना है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। भारत के 3 जैव विविधता तप्त स्थल पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पूर्वी हिमालय एवं इंडो बर्मा क्षेत्र में है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को माना जाता है, श्रीलंका को, पूर्वी हिमालय को, इंडो बर्मा क्षेत्र ये माने जाते हैं। अब पश्चिमी घाट क्यों हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है? इसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों का क्षेत्रफल आता है। यहाँ अधिकांश सदाबहार वन मिलते हैं, इसलिए इसको हॉटस्पॉट इसको चिन्हित किया गया है। अब दूसरा है भारत का पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। इस क्षेत्र के अंतर्गत सिक्किम का अधिकांश भाग आता है। बांस एवं शीशम के वृक्ष भी काफी संख्या में मिलते हैं। इस क्षेत्र में स्तनधारी भी काफी संख्या में मिलते हैं, इसलिए इसको चिन्हित किया गया है इंडियन हॉटस्पॉट में। अब अगला शब्द, जब आप हॉटस्पॉट की परिभाषा लिखेंगे तो आगे मैंने आपको बताया वो शब्द आप वहां से ले लेंगे। और भारतीय तप्त स्थल 2 है, अगर आपको इनको डिफाइन नहीं करना है तो आप ओनली 2 नाम डाल सकते हैं कि भारतीय तप्त स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय है। अगला, हम संरक्षण किस विधि के द्वारा देंगे? तो राष्ट्रीय उद्यान बना के भी सरकार जीवों को संरक्षण दे सकती है। तो राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड डाटा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में पता होनी चाहिए। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कहाँ था, ये भी हमें पता होना चाहिए और कितने सन में उसको बनाया गया था। आगे देखिए, वह क्षेत्र जो वन्यजीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा यहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो जितनी सारी मैंने अंडरलाइन दी हैं वो आपको तैयार करनी है। आप आगे देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बना के भी हम संरक्षण कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के माध्यम से हम संरक्षण करते हैं। तो हमने 2 विधियां देखी। अब अगला तीसरा देखेंगे, वन्य जीव अभयारण्य या शरणस्थल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, तो आपको हिंदी भी इसकी याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्यजीव अभयारण्य बेसामूहिक आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पादप एवं जंतु की स्थानीय जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। स्थानीय जातियों को इन क्षेत्रों में शिकार पर पाबंदी होती है। ये राज्य सरकारों द्वारा घोषित और व्यवस्थित किए जाते हैं। पादपों के संरक्षण के लिए वर्तमान में 520 वन्य जीव अभयारण्य। तो आपको ये डाटा याद रखना है। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 520। ठीक है। और पादपों को संरक्षित करने के लिए ये वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट पे इसका संरक्षण रहता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट ही सारे रूल रेगुलेशन जनता के लिए निकालती है, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीजें वर्जित है। अगला देखेंगे, चौथा इंपॉर्टेंट, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, आप लोग यहाँ ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि जब मैं होमवर्क कराऊंगी इसका या जो बोर्ड में अभी तक प्रश्न पूछेंगे उन पर चर्चा करूंगी, तब यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। अगली जो विधि है बाघ आरक्षित क्षेत्र, इसको आपको वैसे ही याद करना है, ये भी शॉर्ट नोट है। इसको हम टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अभी तक पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इस पे भी प्रश्न आया हुआ है। तो हम कहीं से कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जाए, हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं बाघ आरक्षित। बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु है। एक प्रश्न ये तैयार करेंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय जंतु कौन सा है, तो बाघ है। इसकी सुरक्षा एवं घटती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर भारत में 1 अप्रैल 1973 को विश्व वन्यजीव कोष WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो विश्व वन्यजीव कोष इसको कहते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंग्लिश में ये हुआ इसका। तथा IUCN की सहायता से, IUCN एक लाल आंकड़ों की किताब है जिसको रेड डाटा बुक भी कहते हैं। ये बुक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी रहती है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये बुक सारे जीव जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं, जिन पे खतरा बढ़ रहा है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है। की सहायता से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। तो हमें जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमें 1973 ये सन याद रखना है। और बाघ भारत का राष्ट्रीय जंतु हमें ये याद रखना है। और इसको सुरक्षा विश्व वन्यजीव कोष द्वारा तथा IUCN की सहायता से ये परियोजना प्रारंभ की गई, ये हमें याद रखना है। आगे
भारत में वर्तमान में 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये डाटा हो गया अपडेटेड। अब हाथी आरक्षित क्षेत्र, इस पर कोई शॉर्ट नहीं आता है, बस आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। भारत में जंगली हाथियों की रक्षा के लिए सन 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। तो आपको सन याद रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, शॉर्ट में अभी तक नहीं पूछा गया। आइए आगे देखते हैं कौन कौन विधियों से हम संरक्षण दे सकते हैं। आगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट है, देखो मैंने डाला हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी इस पे लिखा है मैंने। तो आप लोग 5वीं जो हेडिंग है संरक्षण की वो देखेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसी को इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, मैंने एक चित्र भी डाला है, आप लोग भी अच्छे स्कोरिंग करने के लिए एक छोटे से चित्र को डालेंगे। एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संरचना, पहले हम थ्योरी देखेंगे, इसके बाद इसको समझेंगे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानवीय गतिविधियां जारी रहती हैं, लेकिन इन गतिविधियों से जैव संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार यूनेस्को 1975 द्वारा दिया गया। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसमें 3 जोन होते हैं। 3 जोन में ये किस तरीके से कौन सी गतिविधियां मना होती हैं, आइए वो देखते हैं थ्योरी के माध्यम से। सबसे पहला जो क्षेत्र होगा इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला जो क्षेत्र होगा वो परिचालन क्षेत्र होगा। अब इस चित्र में हम देखेंगे, ये क्षेत्र आपको सबसे बाहर का सर्कल जो दिख रहा है ये परिचालन क्षेत्र है। इसमें यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र है। अब आप फिगर में देखिए, सबसे बाहर का गोला है, ठीक है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है, तो इस वाले क्षेत्र में मानव रह सकते हैं। अब दूसरा जो क्षेत्र है प्रतिरोधक क्षेत्र, तो थ्योरी में हम देखेंगे प्रतिरोधक क्षेत्र, बफर जोन, परिचालन के अंदर का क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है। इसमें सीमित मानवीय क्रियाएं होती हैं। तो सेकंड ये प्रतिरोधक क्षेत्र हम डिनोट करेंगे। सेकंड जो सर्कल है प्रतिरोधक क्षेत्र का है, यहाँ पे जो गतिविधियां होंगी मानवीय वो मना होंगी, और पहले वाले परिचालन क्षेत्र में मानव रहते हैं। अब तीसरा देखेंगे हम, तीसरा केंद्रीय क्षेत्र होगा जिसको हम कोर जोन कहेंगे। यह जैव मंडल का केंद्रीय भाग है। इस भाग में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। यह भाग पूरी तरह जीवों के लिए संरक्षित होता है। 2011 तक भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब 3 जोन हमने देखे कौन कौन से चित्र के माध्यम से, पहला परिचालन क्षेत्र, दूसरा प्रतिरोधक क्षेत्र, तीसरा केंद्रीय क्षेत्र। परिचालन क्षेत्र में मानवीय बस्तियां रहती हैं। प्रतिरोधक क्षेत्र में जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो उन गतिविधियों पर नियंत्रण रहता है, और ये परिचालन क्षेत्र के अंदर आता है। सबसे बीच में जो क्षेत्र होता है उसको केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र केवल जंतुओं के लिए संरक्षित रखा जाता है, और कोई भी मानवीय क्रियाकलाप इसमें नहीं होता है, जैसे कि शिकार करना, जंतु को हानि पहुंचाना, कुछ भी नहीं होगा। आई होप आप जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व। अब जैव मंडल आरक्षित का महत्व अलग से भी कई प्रश्नों में पूछा गया है, आइए देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित के महत्व निम्नलिखित है। पहला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। सबसे पहले तो जैव मंडल आरक्षित बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि जो बायोडायवर्सिटी है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। दूसरा, आरक्षित क्षेत्र शिक्षा एवं प्रशिक्षण का साधन है। आरक्षित क्षेत्र अगर बना हुआ होगा तो वो एजुकेशन में हेल्प करेगा, और जो लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं किसी चीज़ की उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। आरक्षित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आरक्षित क्षेत्र अगर बने हुए होते हैं तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत और विदेशों के बीच बना रहता है। अब दूसरी विधि, अभी हमने इतनी सारी विधियां पढ़ी वो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ी। अब हम दूसरी विधि बाह्य स्थानीय संरक्षण पढ़ेंगे, एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन। इसके माध्यम से हम जीव जंतु को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर मैन मेड जो परिस्थितियां होती हैं उनमें सुरक्षा देते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर। आइए देखते हैं। इस संरक्षण में संकटापन्न जीवों तथा पादपों की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है तथा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे कौन कौन से वो हैं साधन। जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान और जंतु घर, इसको हम जू कह सकते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है। भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान एवं जंतु घर बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य बाह्य स्थानीय संरक्षण है। ऐसी बहुत से जंतु हैं जो वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में वो सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। दूसरा, निम्न ताप परिरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग शॉर्ट नोट डालेंगे और IMP लिख लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। निम्न ताप परिरक्षण, इसी को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हिंदी वाले बच्चों को इस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ऐसे भी टिप्पणी पूछी गई है एक बार लिखी हुई, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होनी चाहिए। इस विधि में जीवों के युग्मकों, बीजों एवं बीजाणुओं को बहुत कम ताप पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में जब हम युग्मकों को, बीजों को, स्पोर्स को रखते हैं तो इतने टेम्परेचर पे हम उनको नियत कर देते हैं तो वो खराब
नहीं होते हैं। दूसरा है जीन बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी शॉर्ट नोट आ चुका है। जीन बैंक कहते हैं इसको। जीन बैंक या जर्म प्लांट बैंक वे स्थान है जहाँ उपयोगी पदार्थों जैसे बीज, अंडे, तो में लगाएंगे, परागकण तथा कोशिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है। इन जैविक पदार्थों का भविष्य में अनुसंधान कार्यों में उपयोग किया जाता है। अनुसंधानकार जिनसे खोजें होती हैं, रिसर्च वगैरह। अगला देखेंगे बीज बैंक, सीड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है। जीवित अवस्था में पादप जर्मप्लांट जीवित बीज होते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ निम्न ताप -10 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना आप याद रखेंगे, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करते हैं या स्टोर करते हैं, जिसे बीज बैंक कहते हैं। आगे आवश्यकता पड़ने पर इनसे नए पादप भी उत्पन्न किए जा सकते हैं तथा इन बीजों को भी इस विधि से सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता अगर पड़ती है तो इन बीजों से हम नए पौधे भी ग्रो कर सकते हैं और इन्हें सुरक्षित भी रखा जाता है। आगे देखेंगे, इस प्रकार के बीज ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। अब एक शॉर्ट नोट आया था, ऑर्थोडॉक्स बीज क्या है, तो यही आपको जो बीज बैंक मैंने बताया इसी को आपको लिखना है और हेडिंग डालोगे ऑर्थोडॉक्स बीज। ठीक है, आगे देखेंगे पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या। सबसे लास्ट में जब हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे शॉर्ट इस वाले आपके लॉन्ग क्वेश्चन से बनेंगे, और फिर इसके बाद हम पादप संरक्षण के उद्देश्य भी शॉर्ट में पूछा जाता है। पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या है, हमें क्यों इनको संरक्षित करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को। आइए देखते हैं, प्राकृतिक संतुलन को ये बनाए रखते हैं, इसलिए हमें बचाना चाहिए इन्हें। पादपों के जीन पूल को सुरक्षित रखा जाता है इसके द्वारा। समस्त पादप जातियों का सदुपयोग मानव हित में करना और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना। तो पादप संरक्षण का उद्देश्य बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इससे मनुष्यों को, तो हमें जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। आई होप आप लोगों को मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे आज डिस्कशन किया, आप लोगों को ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर से कितने सारे प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका जो अगला वीडियो होगा वो इसी पे क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं उन पर लेकर आऊँगा। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो 5वीं यूनिट पढ़ा रही थी जैव विविधता एवं संरक्षण, उसमें आज मैं अगले टॉपिक पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से प्रश्न बोर्ड में इस साल इस टॉपिक से पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, इस लेसन से ये आपका 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ था, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स और राष्ट्रीय उद्यान में आपको ये जब संरक्षण के प्रकार पढ़ा रही थी, तो उसमें आपके स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में 2 प्रकार आपको बताए थे, जिसमें स्वस्थानीय संरक्षण में आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स और राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में नोट्स किस तरीके से बनाने हैं इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो ये 5 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से आपको पूछा गया था और 3 नंबर का प्रश्न भी इस टॉपिक से आया था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का, इससे हर साल प्रश्न आपके बोर्ड में बनते ही है। अगला इसी लेसन से आपका ये 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5वें में ये अतिदोहन एवं सहविलुप्तता पर एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था, अतिदोहन और सहविलुप्तता, ये भी मैंने आपको वीडियो में ये जो क्षति के कारण है जैव विविधता संरक्षण की क्षति के कारण लिखिए, उसमें दोनों हेडिंग मैंने ये अटेम्प्ट की थी और आपको अच्छे से समझाई थी। तो इस तरीके से ये 2 प्रश्न इस साल इस टॉपिक से पूछे गए थे और हो सकता है इस साल 2025 में जो पेपर आए उसमें आपको रेड डाटा बुक ये देखने को मिले। आइए चर्चा करते हैं रेड डाटा बुक है क्या, और ये कक्षा 12th के विद्यार्थी सभी को पता होगा, जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये आपकी यूनिट का नाम है और ये आपका सबसे लास्ट लेसन है। रेड डाटा बुक, इसी को हम लाल आंकड़े की किताब भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम थ्योरी देखेंगे कैसे हमें लिखना है। अगर ये 3 नंबर का प्रश्न आता है तो 3 नंबर में हमें 35 शब्द से कम नहीं लिखना होता है। विलुप्त होते जीवों की जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसे लाल डाटा पुस्तक नाम दिया गया है। अब IUCN एक संस्था का नाम है जो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो संस्था है वो है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है विदेश में, और अपने यहाँ भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये जो संस्था है ये कौन सी जाति विलुप्त होने वाली है, किस पे खतरा मंडरा रहा है, कौन आने वाले भविष्य में विलुप्त हो जाएगी, इस सब की जानकारी ये जो संस्था है IUCN ये देती है, जिसे लाल डाटा पुस्तक नाम दिया गया। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसा कि मैंने बताया, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। IUCN में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, वो तो लिखना होता है। रिसोर्सेज की स्थापना सन 1948 में हुई थी, तो ये सन भी लिखेंगे आप लोग। यह संघ दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के बारे में जानकारी देता है। तो रेड डाटा बुक क्या करती है, जो जातियां
दुर्लभ हैं, बड़े मुश्किल से हमें मिल रही हैं और आने वाले टाइम में कुछ जातियां विलुप्त हो जाएंगी, उनके बारे में ये सारा डाटा कलेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करती है। और इसका मुख्य मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और भारत में भी ये संस्था जहाँ है उसका मुख्यालय मुंबई में ही है। आगे देखते हैं, IUCN की लाल किताब रेड डाटा बुक में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो रेड डाटा बुक में 9 कैटेगरीज में उन्होंने जीव जंतुओं को डिवाइड किया है, कौन सी जाति किस टाइम विलुप्त होने वाली है और किस जाति को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये जो 9 कैटेगरी आपकी डिवाइडेशन में रखी है रेड डाटा बुक ने, तो हम देखेंगे जीव जातियों के 9 वर्ग कौन कौन से हैं और इन पे शॉर्ट प्रश्न 1-1 नंबर के, अति लघु उत्तरी 1-1 नंबर के बहुविकल्पी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये 9 वर्ग जो हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला विलुप्त जातियां, दूसरा जंगल में विलुप्त प्रजाति, जंगल में विलुप्त प्रजाति मतलब जंगल में ये खत्म हो चुकी बट एक्सिटू कंजर्वेशन के माध्यम से जू या चिड़ियाघर में विद्यमान है। अगला तीसरा क्रांतिक संकटापन जातियां, चौथा संकटापन जातियां, पांचवी सुवेद जातियां, छठवीं संकटग्रस्त जातियां, सातवीं संकट मुक्त जातियां और आठवीं अपर्याप्त ज्ञात जातियां और अगली अनाकलित जातियां। तो इस तरीके से ये 9 कैटेगरी में रेड डाटा बुक ने इनको ठीक है जारी किया है। आगे देखेंगे, पहला जो कैटेगरी है विकट संकटापन्न जातियां, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अंतर्गत आने वाली जातियां विलुप्तता की कगार पर हैं, जो आगामी भविष्य में किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती हैं। अगला, भारत के विकट संकटापन्न जाति में लगभग 18 जंतु हैं और 44 पादप हैं। तो ये इन पर संकट उत्पन्न है और ये 18 जंतु हैं और 44 जो प्लांट है वो संकटग्रस्त श्रेणियों में आते हैं। अगला, संकटग्रस्त जातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला तीसरा है सुवेद, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आता है। सुवेद वल्नरेबल स्पीसीज। इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है लेकिन उचित संरक्षण न होने पर निकट भविष्य में ये संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आएंगे। संकटग्रस्त कौन? ये वाली जाति है। आप संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी हैं? मगरमच्छ, हिमालयन कस्तूरी हिरन, हिमालयन छछूंदर इस श्रेणी में आते हैं। ये जंतु सुवेद जातियों की श्रेणी में आएंगे क्योंकि आने वाले भविष्य में संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे और ये विलुप्त भी हो सकते हैं। अगला देखेंगे हम दुर्लभ जातियां जिनको हम कहेंगे रेयर स्पीसीज। इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया जिनकी पहले से ही संसार में कम संख्या है और इनके आवास सीमित हैं। इनकी संख्या कम होने के कारण इनके जीवन को खतरा हो सकता है। हाथी एग्जाम्पल में देखेंगे, जंगली भैंसा आदि। अगली 5 में देखेंगे विलुप्त जातियां एस्टिन स्पीसीज। इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनका जीवन पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है। विलुप्त मतलब गायब हो चुकी एस्टिन स्पीसीज। अब इसमें कौन कौन सी हैं ये आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, कौन कौन से विलुप्त जातियां हैं उनके 2 के नाम लिखिए। भारत की हिमालयन कोयल तथा गुलाबी शिरवाली बतख विलुप्त जातियां हैं। मॉरिशस का डोडो चिड़िया भी विलुप्त पक्षी है। मॉरिशस का डोडो पक्षी ये अपने भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं पाता था तो लोगों ने इसको मांस के चक्कर में इसको मार दिया और धीरे धीरे इसकी जातियां विलुप्त होती हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है, संकट मुक्त जातियां आउट ऑफ डेंजर स्पीसीज। इस श्रेणी में वे जातियां आती हैं जो पहले संकटग्रस्त या दुर्लभ श्रेणी में थी लेकिन संरक्षण किए जाने से इनकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि अब इनके विलुप्त होने का खतरा समाप्त हो गया है। अब कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, तो मैंने हेडिंग डाली आंकड़े उपलब्ध नहीं। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से जो रेड डाटा बुक है उसने इन कैटेगरी को और जो कैटेगरी है उसको 9 वर्गों में विभक्त किया है और 9 वर्गों के माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया है कि कौन सी जाति कब विलुप्त होने वाली है और प्रत्येक जाति को एक स्पेशल कैटेगरी उसने दी है जिसके लिए हम उसको समझ के उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं या जीव जातियों का हम संरक्षण कर सकते हैं कि ये कब विलुप्त होने वाली है। आई होप मैंने रेड डाटा बुक आज आपको समझ में आया होगा और इससे आपके 3 नंबर के प्रश्न ऑलवेज। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 आज मैं आप लोगों की जो 5वीं यूनिट जैव विविधता एवं संरक्षण पढ़ा रही थी उसमें आज मैं लास्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं इस लेसन से जितने भी टॉपिक रह गए थे वो मैंने एक साथ इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, आप लोगों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। आइए देखते हैं, भारत में वन प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां। तो भारत में जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न जरूरी पूछा जाता है क्योंकि ये एक ही लेसन आप लोगों का एनवायरमेंट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं,
इस समय हमारे देश में वन प्राणियों की अनेक जातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें वन पक्षियों की लगभग 38, सरीसृपों एवं उभयचरों की लगभग 18, वन स्तनियों की लगभग 66 तथा आकशेरुकियों की अनेक जातियां शामिल हैं। ये संकटग्रस्त वन प्राणी निम्नलिखित है। पहला संकटग्रस्त देखेंगे, संकटग्रस्त उभयचर थ्रेटेंडेड एम्फीबियंस। इसमें जरायुजु टोड मुख्य है, तो जो टोड जंतु है वो इसमें मुख्य है, जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आएगा। अगला है संकटग्रस्त सरीसृप। कई रेप्टाइल्स वर्ग के जंतु भी हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आएंगे। देखेंगे इसमें मगरमच्छ, अजगर, विषैले सर्प तथा कई जातियों के कछुए शामिल हैं, ये भी संकटग्रस्त की श्रेणी में आएंगे। आगे देखेंगे संकटग्रस्त पक्षी। पक्षी में थ्रेटेंडेड एवीज। इसमें कुछ जातियों की बतखें, बाज, समुद्री गरुड़, बांस तीतर, पहाड़ी बटेर, सारस आदि मुख्य, ये सारे जंतु संकटग्रस्त जंतुओं के श्रेणी में आएंगे। तो हमें याद रखना है, आपसे प्रश्न मल्टीपल चॉइस में इनमें से एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। जैसे निम्न में से दिए गए जंतुओं में संकटग्रस्त जंतु है, सारस लिख देंगे और बाकी के जो 3 आंसर होंगे वो गलत लिख देंगे। तो सारस आपका सही आंसर है। तो संकटग्रस्त पक्षी में कौन कौन है, संकटग्रस्त सरीसृप में कौन कौन से, और संकटग्रस्त उभयचर में कौन कौन से जंतु हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला संकटग्रस्त स्तनी थ्रेटेंडेड मैमेल्स। बब्बर, शेर, भेड़िया, बाघ, सियार, लोमड़ी, भालू, चींटीखोर, लॉरिस, अतकान जातियों के बंदर, जंगली गधा, गैंडा, जंगली सुअर, कश्मीरी और कस्तूरी मृग, भारतीय बब्बर शेर, लाल पांडा, जंगली भेड़ और बकरियां, गिब्बन, हाथी आदि संकटग्रस्त स्तनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत में कौन कौन से जंतुओं पर संकट मंडरा रहा है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 10 के आपको सीरीज बनानी चाहिए। ये आपसे राष्ट्रीय उद्यान में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हर साल एक राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न जरूर आता है यूपी बोर्ड में। अब एक जगह मैंने राज्य लिख लिया है, दूसरी जगह हमने राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है। असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 10 इंपॉर्टेंट है उन्हीं की सीरीज बनाई है। दूसरा है गुजरात में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, उगिर राष्ट्रीय उद्यान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गा से गुजरात, गा से गिर, ये आप याद रखेंगे। असम में काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। अगला जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तराखंड में है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और पहले इसका नाम हैली था और अब इसका नाम बदल के जो नया रखा गया है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो इतने सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। अगला पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पन्ना और कान्हा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगला राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सरस्वती राष्ट्रीय उद्यान, और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से मैंने 10 आपको राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनवाई, इनमें से प्रश्न आपका फंस जाएगा। अगला टॉपिक देखेंगे, भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की सूची। तो भारत में जो टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं उनकी सूची देखेंगे कौन कौन से हैं ये। बाघ आरक्षित क्षेत्र और मैंने राज्य लिखा हुआ है। तो काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, असम में। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान में भी इसको देखा था, तो काजीरंगा कहाँ पे, असम में। मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये भी असम में है। बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में है, अभी हमने पीछे देखा। पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये केरल में है। कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये भी हमने पीछे देखा। तो इस तरीके से हम पीछे जो राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे उनसे ही हमें बाघ आरक्षित क्षेत्र याद हो जाएंगे। अगला पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र, दंभा बाघ आरक्षित क्षेत्र मिजोरम, रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र राजस्थान, सरस्का बाघ आरक्षित क्षेत्र राजस्थान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, जिम कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड, ये जिम कार्बेट अभी देखा था हमने, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से 10 हमने टाइगर रिजर्व देखे। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है कब शुरू किया गया ये आपको पता होना चाहिए, 1972 से 73 में। आगे देखेंगे भारत की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये अलग शॉर्ट हो गया आपका। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे हम, एक साइड मैंने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र लिखा हुआ है और दूसरी साइड राज्य लिखा हुआ है। हम देखेंगे नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस असम में है।
सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। अगला पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में है। कच्छ गुजरात में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। अगर आप 10 राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेते हैं तो ये सीरीज आपको सिंपल लगेगी, क्योंकि लगभग वही वही है सब। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रशासनिक और वैधानिक उपाय, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए शासन के द्वारा और कोड के द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो वन्य जीवों को बचाने में हेल्प करती हैं। ये प्रशासनिक संस्थाएं निम्न प्रकार हैं। IUCN, जो मैंने आपको रेड डाटा बुक पढ़ाई थी, वो इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है और एक लाल आंकड़े की किताब या रेड डाटा बुक जारी करती है, जिससे कौन सा जंतु संकट की श्रेणी में है और कौन सा जंतु विलुप्त हो जाएगा उसके बारे में जनता को जानकारी मिलती है। फुल फॉर्म देखेंगे, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, C से कंजर्वेशन और N से नेचर। तो पूरा क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये IUCN का फुल फॉर्म हुआ। यह वन्यजीवों के संरक्षण की कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और भारत में अगर इसका मुख्यालय हम देखेंगे तो वो मुंबई में है। उद्देश्य देखेंगे संस्था के, ऑब्जेक्ट्स, संरक्षण की विभिन्न प्रकार की युक्तियों और उपायों की खोज करती है संस्था, और दूसरा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है ये संस्था। ठीक है। अगली जो सेकंड संस्था है विश्व वन्यजीव कोष, WWF इसको शॉर्ट में कहेंगे। फुल फॉर्म देखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एफ से फंड, और हिंदी में विश्व वन्यजीव कोष, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, इसकी स्थापना सन 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका चिन्ह विशालकाय पांडा है। WWF के सहयोग से सन 1972 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। तो इंपॉर्टेंट टाइगर प्रोजेक्ट भी इसकी सहायता से शुरू किया गया था। उद्देश्य देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स, संरक्षण के लाभों को जनता तक पहुंचाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, जंतुओं के संरक्षण का प्रचार प्रसार करना। तीसरा, संरक्षण के लिए धन एकत्रित करना। चौथा, दुर्लभ जंतु जातियों की रक्षा करना। तो इस तरीके से 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमने देखी जो जीवों को बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आई होप आप लोगों को लेसन मैंने कंप्लीट समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब अभी तक जो आए हुए बोर्ड के प्रश्न हैं, अगला वीडियो मेरा इस पे जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, लेसन को पूरा पढ़ाने के बाद मैं इससे आए हुए प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका वीडियो लाऊंगी इसके आगे, जिससे आपको पता चले कि जो मैंने नोट्स पढ़ाए हैं उनसे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस मेरे नोट्स के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं। तो पूरा लेसन लिखने के बाद या तैयार करने के बाद आप लोग इसको जो मैं प्रश्न डालूंगी उसको करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये लेसन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं नोट्स को, तो मैं इस नोट्स की जो PDF होगी या जो नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पर इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्ट मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 आप लोगों को मैं 5वीं यूनिट जैव विविधता एवं संरक्षण उसका टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को ज्ञात होगा, मैं उसके जो क्वेश्चन आंसर लेसन के होते हैं वो लास्ट में कराने का प्रयास करती हूँ। तो इसमें जो आपके विगत और आगामी परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज मैं उस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका नंबर 1 है। पहला प्रश्न, अगर आपने सारे वीडियो क्रम से देखे होंगे और लेसन कंप्लीटली आप लोगों को तैयार होगा तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जैव विविधता रखता है? पहला ब्राजील, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा रूस और चौथा भारत। इसमें से सही आंसर पहला ब्राजील है। दूसरा प्रश्न, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर होगा रोजन। बाकी के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? पहला अक्षांशीय प्रवणता, दूसरा देशांतरीय प्रवणता, तीसरा रेखीय ढलान, चौथा जातीय समृद्धि। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमने देखा ये वाला अक्षांशीय प्रवणता, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, किस प्रकार का पारितंत्र अधिक स्थायी होता है? तो जो पारितंत्र होगा वो उच्च जातीय विविधता वाला होगा, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है।
अगला प्रश्न, जैव विविधता की क्षति का कारण है आवासीय क्षति, अतिदोहन, सह विलुप्तता, ये सभी। तो सभी जैव विविधता की क्षति के कारण है, तो डी आंसर सही होगा। अगला, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये 4 डेट्स दी गई हैं। तो वन्य जीव सप्ताह जो होता है 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से पादपों की कौन सी विदेशी जातियां पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही हैं? तो 2 जो विदेशी जातियां हैं, पार्थेनियम और आइकोनियम, ये दोनों ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाई विदेशी जातियां हैं। तो इस तरीके से ए और सी दोनों, ये वाला सही आंसर होगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला, IUCN का स्थापना वर्ष क्या है? तो IUCN का जो स्थापना वर्ष है 1948, ये मैंने नोट्स में पढ़वाया आपको। अगला, स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्यों द्वारा इस पक्षी का व्यापक वध किया गया जिससे यह जाति विलुप्त हो गई। तो मैंने आपको डोडो पक्षी बताया था, ये मॉरिशस में पाया जाता था, अब नहीं है। निम्न में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, भारतीय बब्बर शेर। तो इसमें से नीलगाय ये संकटग्रस्त नहीं है, बाकी लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर ये आपके संकटग्रस्त में आएंगे। अगला 13वां प्रश्न, रेड डाटा बुक पुस्तक में आंकड़े होते हैं लाल सागर की जीव जातियों के, लाल प्रकाश के प्रभाव के, लाल वर्ण के पादपों के, संकटमयी जातियों के। तो मैंने संकटमयी जाति रेड डाटा बुक आपको पढ़ाया था, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्तस्थल नहीं है? तो इसमें से इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तीसरा मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप एवं श्रीलंका। तो ये डी वाला ही सही नहीं है, बाकी इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, मैंने तीनों आपको बताए थे। अगला, राष्ट्रीय उद्यान के लिए सत्य है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो केंद्र सरकार के अधीन होता है उसमें शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना और डी में है ए सभी वर्जित है। तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए शिकार खेलना भी मना होता है, पशु चराना भी मना होता है, फसल बोना होना, तो डी वाला सही है। अगला, भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है और ये उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम हैली था और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला 17वां प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, वर्तमान में भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या है पहले 500 थी लेकिन अब 520 है, तो ये सही हुआ आंसर। अगला, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। अगला, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला, मानव तथा जैवमंडल कार्यक्रम का प्रारंभ किस सन में किया गया? तो मानव तथा जैवमंडल कार्यक्रम 2000 में प्रारंभ हुआ। अगला, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, तो भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। ये सब मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी टेम्परेरी उत्तराखंड में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि स्वस्थानीय प्रकार की है? तो स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और बाहर स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये संरक्षण को बचाने की जीव जंतु के संरक्षण की विधियां हैं। तो 2 विधियों से हम जीव जंतु को बचा सकते हैं। इस पर भी मैंने डिटेल से चर्चा आप लोगों की है, आप प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं जो आपकी 5वीं यूनिट है उसकी। ये मैंने डिटेल से पूरा आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है 5 मिनट में। ये लास्ट लेसन था मेरा जो कंप्लीट हो चुका है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आंसर देखेंगे, वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान, ऊतक संवर्धन, निम्न ताप परिरक्षण। तो वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान, ऊतक संवर्धन, निम्न ताप परिरक्षण, जिसको क्रायो वेजिटेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये जो घटनाएं हैं वो बहिर स्थानीय संरक्षण की हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय संरक्षण की विधि है, तो ये वाला सही है। अगला, निम्न में से वह स्थानीय संरक्षण विधि है, तो पहला जंतु घर जिसको चिड़ियाघर कहेंगे, दूसरा निम्नता परिरक्षण जो कि यहाँ दिया हुआ है, तीसरा जीन बैंक और चौथा है ए सभी। तो ये तीनों ही आपके बाहरी स्थानीय संरक्षण की विधि है, तो ए सभी सही होगा। अगला, निम्नताप परिरक्षण में नमूनों को किस में रखा जाता है? तो निम्नताप परिरक्षण में नमूनों को हम द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला 28वां प्रश्न, बीज बैंक में बीजों को किस ताप पर संरक्षित किया जाता है? तो जो सही आंसर है बी, -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। अगला, विश्व वन्य जीव कोष की भारतीय इकाई का मुख्यालय स्थित है, तो भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। रेड डाटा बुक का भी, जिसको IUCN जिस संस्था का नाम है, और WWF जो वर्ल्ड लाइफ फंड है उसका भी जो मुख्यालय है मुंबई में है दोनों। अगला, जैवमंडल आरक्षित के किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? तो सीमित मानवीय क्रियाओं की, ये मैंने आपको चित्र बना के इस तरीके से ये फिगर बनाया था,
इसमें मैंने 3 सर्कल बना के आपको ये अच्छे से समझाया था। तो इसमें जो प्रतिरोधक क्षेत्र होता है उसमें मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनकी अनुमति नहीं होती, तो सही आंसर होगा प्रतिरोधक क्षेत्र। प्रतिरोधक क्षेत्र के अंदर वाला हिस्सा होता है, ये जीव जंतु के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। चिपको आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था, जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब। अगला, भारत में अब तक कितने बाघ आरक्षित क्षेत्रों का अनुमोदन किया जा चुका है? पहले शुरुआत में बाघ आरक्षित क्षेत्र 9 थे, अब ये भारत सरकार के प्रयास से बाघ आरक्षित क्षेत्रों की संख्या अब 53 हो चुकी है, तो ये थर्ड आंसर सही हुआ। इस तरीके से मैंने आपके साथ आज 33 प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस से होते हैं, इस लेसन के प्रश्न सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उस पर चर्चा की। अब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, 3-3 नंबर के प्रश्न और अति लघु जो प्रश्न इस लेसन के रह गए हैं वो कल मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपके फर्स्ट यूनिट जो है 14 अंक की, उसको मैं इसी के जगह पे लगाऊंगी और आपको विस्तार से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करती हूँ। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th, मैं आप लोगों के साथ लास्ट यूनिट जैव विविधता एवं संरक्षण जो कि 14 अंक की है उस पर चर्चा कर रही थी। आज मैं विगत परीक्षा में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बोर्ड में उनके आने की पूरी संभावना है उस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इनका नोट्स बना लेते हैं तो बोर्ड में जो प्रश्न इस सेशन से पूछे जाएंगे वो आपको 100% यहाँ से जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज जो 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और 3-3 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो अभी तक बोर्ड में कितने पूछे गए हैं और इस साल 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर में। तो हम आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादप जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से लॉन्ग क्वेश्चन में इस टॉपिक पर चर्चा की थी। अब आप लोगों को 1 नंबर में और 2 नंबर में किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है आज मैं उस पर आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वातावरण में जो जीव रहते हैं और पादप रहते हैं उनकी क्रियाएं जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आंसर राइटिंग होगी आपकी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? आंसर में विशाल अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला तीसरा क्वेश्चन, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूपी बोर्ड 18 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर में इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस क्वेश्चन पे संकटग्रस्त जातियों पर मैं लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब आज हम उन्हीं नोट्स से इन छोटे क्वेश्चनों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? जिनकी संख्या घट रही है और जिन पर संकट मरा रहा है और आने वाले टाइम में वो विलुप्त भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? ये 14 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य, हम पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि हमें 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पहले ये हुआ, तो आधे नंबर का प्रश्न ये हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? आधे नंबर का प्रश्न ये हुआ। इस तरीके से 1 नंबर का प्रश्न है तो पहले का आंसर हमने ये लिखा, इसको हमने अंडरलाइन दिए और दूसरे प्रश्न का आंसर लिखने के लिए हम पैराग्राफ चेंज करेंगे जिससे एग्जामिनर को इजीली समझ में आएगा कि मैंने 2 क्वेश्चनों का आंसर क्लियरली दिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना तथा मानव जाति के योगदान को सम्मिलित करना है जिससे सभी संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न, वन्य जीवन क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए। 17 में प्रश्न पूछा गया है। अगला अथवा करके दूसरा प्रश्न किस तरीके से है? वन्य जीवन क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस पर भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। आप पूरे वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों की दिनचर्या एवं उनका समझन का मतलब होता है आपस में तालमेल बिठाना एनवायरमेंट में, वन्य जीवन कहलाता है। फिर दूसरे का आंसर लिखेंगे। कार्बेट नेशनल पार्क पूछा गया है कहाँ स्थित है? तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नाम हैली था और इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, भारत में जंतुओं की संकटापन्न जातियां कौन सी हैं? तो भारत में जो संकटापन्न जाति है जिन पे संकट उत्पन्न हुआ है वो भारतीय हाथी है और दूसरा हुलूक गिब्बन है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक क्या है बताइए। तो रेड डाटा बुक भी मैं आपको बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम शॉर्ट देख रहे हैं उन्हीं नोट्सों से।
विलुप्त होते जीवों की जातियों की जानकारी के संबंध में IUCN एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है जो विलुप्त होती हुई जातियों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है और उसी बुक को हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था बताइए। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। अब तक रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव समृद्धि क्षेत्र हॉटस्पॉट क्या है? भारत के किन्हीं 2 हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। ये 14 और 17 में प्रश्न पूछा जा चुका है। हॉटस्पॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 में ये प्रश्न आपको मिलना चाहिए। देखेंगे, हॉटस्पॉट और जैव समृद्धि क्षेत्र को ही हम तप्तस्थल कहते हैं, इंग्लिश में हॉटस्पॉट कहा जाता है। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता की अधिकता हो, जैसे कि वन्य जीव अधिक हो, वनस्पति अधिक हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, जहाँ पे इन जीवों की संख्या भी ज्यादा हो, वनस्पति की संख्या भी ज्यादा हो और वहां पे खतरा भी हो, तो प्राकृतिक संतानों का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अतिदोहन भी हो रहा हो, जैव समृद्धि क्षेत्र या तप्तस्थल कहलाते हैं। तो जैव विविधता का अधिक पाया जाना और वहां पे संकट का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? हॉटस्पॉट। अब आगे क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 2 हॉटस्पॉट के नाम लिखिए। तो भारत में 2 जो हॉटस्पॉट हैं वो पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। यहाँ पे जैव विविधता अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। पश्चिमी घाट, ये 2 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 हॉटस्पॉट लिखने थे आपको। अगला प्रश्न, कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है? ये 17 में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपके अधिक शिकार करने के कारण भारत में विलुप्त हो रहे हैं। अगला, निम्नलिखित प्राणी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ये 14 में पूछा गया प्रश्न है। बब्बर शेर और बाघ। तो बब्बर शेर हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में लिखेंगे क्योंकि पूछ रहा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गुजरात के काठियावाड़ स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाते हैं। दूसरा पूछ रहा बाघ, तो बाघ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए जाते हैं। तो ये दोनों के आंसर ऐसे हेडिंग डाल के हम लिखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? 14 में प्रश्न पूछा गया है। तो हम आंसर देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम टाइगर बाघ है। इसके संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न, अब 2 नंबर के हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 25 वर्ड से आपको कम नहीं लिखना है और ये 2 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। 2 नंबर के प्रश्न आप लोगों के 10 नंबर के पूछे जाते हैं और ये 5 प्रश्न आते हैं। जैव विविधता क्या है? इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो जैव विविधता मैंने परिभाषा अभी आपको जस्ट दिखाई थी और इसके संरक्षण की 2 विधियां इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं पिछले वीडियो में इसमें चर्चा आपसे कर चुकी हूँ। अब 2 नंबर में लिखने के लिए मेरे आप लॉन्ग नोट से इसमें 2 नंबर का मैटर तैयार करेंगे और संरक्षण की 2 विधियां उनको आप डिफाइन करेंगे। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत में स्थित तप्त स्थल का विवरण दीजिए। तो जैव विविधता ये ऊपर भी पूछा गया, अभी 1 नंबर में मैंने इसको भी आपको करना बताया और लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने इसको विस्तार से अच्छे से समझाया हुआ है। भारत में स्थित तप्त स्थल का विवरण दीजिए। तो अभी मैंने बताया ये पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के 2 तप्त स्थल हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है जैसा कि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। पिछली वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य के लोप पर टिप्पणी लिखिए। तो जैव विविधता का जो महत्व मैंने आपको लिखवाया है वो इस वाले आंसर में आपको लिखना है कि वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य के लिए लोप पर एक टिप्पणी लिखना है जो 2014 में पूछी गई थी। ये आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे वीडियो में, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखी। 14 और 17 में प्रश्न पूछा गया। संकटग्रस्त जातियों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, तो आप रेड डाटा बुक वाला प्रश्न देखेंगे, उससे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विलुप्त प्रजातियां क्या है? यूपी बोर्ड 18 में ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ पीछे। ये बोर्ड में अभी तक आए हुए प्रश्न है जो मैंने आपको 2-2 नंबर में बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन, कुछ विलुप्त वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के कारण लिखिए। तो मैं आपको कारण भी ये पढ़ा चुकी हूँ, आप कारण देखेंगे कि विलुप्त होने के कारण क्या है। 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। तो रेड डाटा बुक भी मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है। रेड डाटा बुक IUCN एक संस्था है इंटरनेशनल, ये जारी करती है जिसमें संकटग्रस्त जो जीव जाति होती हैं उन पर ये अपने जो नियम होते हैं वो बताती हैं किस तरीके से उनको बचाना है और जन जागरूकता अभियान कैसे फैलाना है जिससे इसको जो
जो मनुष्य है वो उनको नुकसान न पहुंचाने पाए। ये 18-14 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। मैंने राष्ट्रीय उद्यान पे आपसे विस्तार से चर्चा की है और 10 राष्ट्रीय उद्यान की मैंने सूची भी बनवाई है। आप पिछली वीडियो में जाके इन क्वेश्चनों का आंसर देख सकते हैं। अगला, उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ये 18 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको 10 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनवा चुकी हूँ। अगला, अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य स्थित हैं? यूपी बोर्ड 2017। अभ्यारण्य क्या होते हैं? मैं आपको ये जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है उसमें ये चर्चा मैं आप लोगों से कर चुकी हूँ। और भारत में कितने अभ्यारण्य हैं? 520 है। ये आपको कल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में मैंने इसको पढ़ाया था। बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। यूपी बोर्ड 17। बाघ परियोजना में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। भारत में उपस्थित किन्हीं 4 बाघ रिजर्वों को सूचीबद्ध कीजिए। बाघ रिजर्वों की मैंने पूरा सूची बनवाई हुई है आप लोगों को। 10 जो बाघ रिजर्व है उनकी, उसमें जाके आप 4 बाघ रिजर्व खोज सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों का सीमांकन किस प्रकार किया जाता है? तो राष्ट्रीय पार्कों अभ्यारण्यों का सीमांकन आपको मैंने विस्तार से समझाया हुआ है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अगला, बायोस्फीयर रिजर्व पर टिप्पणी लिखिए। 18 और 17 में प्रश्न पूछा गया है। अगला, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। 18 और 16 में और 11 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर में जो शब्द लिमिट पूछी जाती है 35 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। तो वन संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। वन्य जीवन संरक्षण की 2 विधियां इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन और एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन है, जो कि मैंने विस्तार से आपको वीडियो में समझाया हुआ है। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आपको वहीं पे जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करनी होती है जहां पे उनका हैबिटेट होता है, और एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन में जीव जातियों को मैनमेड परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर। तो दोनों प्रकार के विधियों पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। आप पिछले वीडियो में जाके इन क्वेश्चनों को वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप जैव विविधता एवं संरक्षण जो 5 यूनिट आपकी थी और जिसमें 14 अंक के प्रश्न आते हैं, मैं उस पर 3 जो लेसन आपके तीनों को पढ़ा चुकी हूँ और मैंने विस्तार से जो भी आपके लेसन में पूछा गया था विस्तार से चर्चा की है। अब मैं अगले वीडियो में आपकी नई यूनिट जो कि पहली यूनिट है वो भी 14 अंक की है, जिसमें जनन पर मैं चर्चा करूंगी। और जनन में आपको मानव जनन और जो पेड़ पौधे हैं पादप है उनमें जनन और आपका जनन स्वास्थ्य, ये 3 लेसन आप लोगों के लगे हुए हैं। मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आपकी 2 यूनिट मैं कंप्लीट फिनिश करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे। आप प्ले लिस्ट में जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नोट्स मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कितना लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना है, कितना शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, कितना वेरी शॉर्ट में लिखना है, मैंने अपने खुद के नोट्स बना के आपको समझाने का प्रयास किया है।